योगी आदित्यनाथ बार बार ये कह रहे कि विपक्ष जो है वो जाति की राजनीति कर रहा है, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि बीजेपी चुनाव में सामाजिक समीकरण साधती है। सवाल ये है कि क्या फर्क है और कैसे आप इसका जवाब देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति करती है। क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कहा, उत्तर प्रदेश की आप पृष्ठभूमि को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार में जब एसडीएम की नियुक्ति होती है, सिर्फ एक जाति का 56 एसडीएम नियुक्त होता है, सिर्फ एक जाति का होता है और एक धर्म का होता है। और इस तरीके से देखिए, इसी देश में ब्रह्मानंद मंडल पाकिस्तान के पहले पहले लॉ मिनिस्टर होते थे और इसी देश में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है। और उसके बाद ब्रह्मानंद मंडल को 8 अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान से इस्तीफा देकर आना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि यह सिर्फ इस्लामिक देश है, यहाँ पे जातिवादी नहीं चलेगी। जबकि वो हरिजन जाति से आते थे, बहुत बुद्धिजीवी थे। और उसके बाद 8 अक्टूबर 1950 के बाद वो निपथ में चले जाते हैं और इसी देश में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को दुनिया पूज रही है। देश का हर व्यक्ति कह रहा है कि वो ये जातिवाद को बताता है कि जातिवाद किस तरीके से समाप्त होता है। और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक दल जिस तरीके से जाति और धर्म की बात करती है, एक जात को आगे लेने की बात करती है। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप कैसी आपकी सरकार है कि एक धर्म के लोगों को मुआवजा देने की बात करते हैं, उसके बाद सरकार को अपना पक्ष को दूसरा रखना पड़ता है। इस तरीके से बता रहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहा, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव है, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और हमने योजनाओं में भी कोई जाति और धर्म की योजना नहीं देखी, हमने सभी जाति और सभी धर्म को योजना देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। यस जी, क्या कहेंगे आप? क्या है एजेंडा समाजवादी पार्टी का 2027 के चुनाव के मद्देनजर? क्या पीडीए ही सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं आप? जी, मैं अपनी बात कहूँगा, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की बात करी, उन्हीं को पहले मौका भी दिया भारतीय जनता पार्टी के साथी को, तो उनकी बात का जवाब देना भी जरूरत है। इन्होंने 4 जाति बताई थी, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। किसान दिल्ली आंदोलन कर रहा है, युवा के आंदोलन कर रहा है, उनमें महिलाएं भी आंदोलन कर रही हैं। और गरीब गरीब वो जो 80 करोड़ राशन पे निर्भर है। कौन सी जाति सुधार दी जिसको ये जाति कहते थे? और जो जाति की बात करते हो, गर्व करते हो अपनी जाति पे, तो किसको नहीं करना चाहिए अपनी जाति पे गर्व? लेकिन जिनका आप शोषण करते आए हो, जिन पे जुल्म जाति करते आए हो, जाति देखते हुए अगर उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई हम करते हैं, उनके हिस्सेदारी भागीदारी की हम बात करते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नारे के साथ में करते हैं, श्रद्धेय नेताजी के आशीर्वाद के साथ में करते हैं, तो हमें जातिवाद कहने के काम करते हो आप। और जब हम उसकी ठीक है, सवाल तो आपने उठा दिया, लेकिन अब जरा मेरे भी सवाल का जवाब मैं दीजिए। वही उसी पे आ रहा हूँ, दोनों बात जुड़ी हुई हैं। उसी की हक अधिकार की बात हमने माननीय अखिलेश यादव जी ने नई अवधारणा पीडीए के नाम से दी है। नारा वही है, लेकिन पीडीए शुद्ध रूप में पीडीए की बात करें। जो पीड़ित है, दुखी या असहाय है, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं। देखिए, सपा के मित्र तमाम बातें कही, प्रभु श्री राम के ऊपर ये बातें कही। जो व्यक्ति, जो पार्टी का दल लोकसभा के मंदिर में ये कहता हो कि प्रभु श्री राम ने मस्जिद का अतिक्रमण कर लिया है, उसे ये बात कहने का कोई अधिकार नहीं। उसके बाद अरे पूरा 22 दिसंबर 1992 को राम गोपाल यादव ने लोकसभा के मंदिर में जिस तरीके से कहा। और दूसरी ये बताइए, पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का मतलब क्या है? इनसे पीडीए का मतलब है परिवार डेमोक्रेटिक अलायंस। इनकी पार्टी में जन्म लेने के साथ ही उसका पद भी तय हो जाता है। इनसे पूछिए। बिल्कुल। सर एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हम मंदिर बनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे और संविधान के तहत मंदिर बनाने का काम। ठीक है माया जी, आप एज अ सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप तमाम लोगों को यहाँ पर सुन रही थी, लेकिन आपको क्या लगता है पार्टियों का एजेंडा और उत्तर प्रदेश की राजनीति आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, बात आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की कर रहे हैं, तो एज ए सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ये कोई भी पार्टी नहीं कह सकती कि वो धर्मनिरपेक्षता से काम करती रही है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चुनाव हमेशा जातिगत रहा है, और बहुत पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति का समीकरण है बैठता, वो हमेशा जातियों के हिसाब से बैठता है।
उन्हीं के हिसाब से हर पार्टी अपने दल में के अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है कि यहाँ पे इस क्षेत्र की इस जाति का बहुल है, उसी व्यक्ति को वोट भी देती है। तो आप किसी भी दल को ये नकार नहीं सकते कि वो जाति के अनुसार काम नहीं करती या उनके समीकरण, उनको बेसिकली उनको वोट जीतने से, उनको सीट जीतने से मतलब होता है। ये उनको किसी भी पार्टी की बात करें, मैं सभी पार्टी की बात करूँ, हम पहले भी देखेंगे सपा के टाइम में, बसपा के टाइम में पहले भी हर तरह का जातियों का अपनी प्रमुखता रही है, उन्हीं का बोलबाला रहा है, उन्हीं के काम भी होते रहे, चाहे जिस राज्य में रहा हूँ। मैंने विशेषकर किसी जाति पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन आज के समय में ये है कि योगी जी के टाइम में जो हमने देखा, क्योंकि हम पैदा उत्तर प्रदेश में सालों से रह रहे हैं, हम बात करते हैं विकास की दर पर, बात करते हैं महिला सुरक्षा पर, बात करते हैं क्राइम की लगाम पर, आप उस पर वोट होना चाहिए। मेरे ख्याल से पहले से जो उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधरी है योगी जी के राज में, बहुत बेहतर है उत्तर प्रदेश की स्थिति। आप इसको जातिगत कीजिए, वो भी सही है, लेकिन पहले के मुकाबले जातिगत समीकरण कम हुए, लेकिन है अभी भी, आप नकार तो सकते नहीं है। आप देखिए, लेकिन उसके बाद ये देखिए कि पहले के समय में दो सरकारों में, चाहे मायावती जी की रही हो, अखिलेश जी की रही हो, मुलायम जी की रही हो, पुलिस जिस तरह से निरंकुश लोगों का दमन करती थी वो बिल्कुल बंद है योगी जी सरकार में। मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बताती हूँ, मैं इतने समय से रह रही हूँ, मेरे पास, मैंने अभी हाल ही में एक पासपोर्ट बनवाया, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, और मेरी मतलब इतने अच्छे स्तर का व्यक्ति, पुलिस वेरिफिकेशन 2 स्टार इंस्पेक्टर आए, बड़े अच्छे से उन्होंने बोला और बहुत अच्छे से व्यवहार करके वो चले गए। अब इसमें नया क्या रहा? नया ये बताऊं कि जब पहले होता था तो पहली बात तो पुलिस वाला पहले पैसे लेता था, जो इनडायरेक्ट होते थे, अब वो कहते थे कि खुश होकर दे दीजिए। दूसरी बात ये होता था कि वो बड़ी टाल मटोल करके आपको फंसाता था। ये पहली बार मैंने व्यक्तिगत तौर पे 2 दिन पहले महसूस किया, और उसके बाद देखिए थाने से, कमिश्नरेट से मेरे पास एक फ़ोन भी आया कि मैडम आपके यहाँ आया, व्यवहार कैसा था, और उसने पैसे तो नहीं मांगे और आपने दिए तो नहीं। ये मेरी ज़िंदगी का ये पहला अनुभव है, ये मेरी जिंदगी का पहला अनुभव है कि जो हमने महसूस किया कि ये पुलिस ऐसे भी काम करती आप है। अपना ये एक्सपीरियंस बता रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। समाजवादी सरकार में डायल 100 जैसी व्यवस्था दी गई, जो आधुनिक जो गाड़ियां दी गई। सुनिए, अरे सुनिए, आधुनिक पुलिस हेडक्वार्टर। अच्छा, हमारी आपसे कोई झगड़ा है तो मुझे बात करें, तो आपने अपनी बात कह दी, मैं जवाब दे दूं। हमने पुलिस हेडक्वार्टर आधुनिक बनाया, जिस आधुनिकता की ये बात कर रही है उसको पुलिस को बेहतर पुलिसिंग के लिए आधुनिक बना के दिया। ये जितनी बातें कर रही थी, क्या पुलिस पहले आती थी वेरिफिकेशन के नाम पे तो क्या कंप्लेंट करने के रास्ते बंद हो गए थे? क्या कॉलर पकड़ती थी? क्या कल्याण सिंह जी के राज में ऐसा होता था? राजनाथ सिंह जी के राज में ऐसा होता था? रामप्रकाश गुप्ता जी के राज में ऐसा होता था? उस समय ऐसा होता था? ये बता जमाने में अगर थाने में भी जाते थे तो बिल्कुल पुलिस नहीं सुनती थी, लोग दरवाजे पर। आज के टाइम में अगर आप किसी भी थाने में जाइए, पुलिस बड़े आदर सत्कार से बिठाती किसी को भी, XYZ। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपके पास आते हुए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कुछ दल जो कि जाति की राजनीति करके समाज को बांटने की कोशिश कर रही, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो कि पीडीए फॉर्मूले का जिक्र करती नजर आ रही है। क्या लगता है कि 2027 के अगर चुनाव के मद्देनजर हम देखें तो क्या जाति के इर्द गिर्द अब ये राजनीति घूमती नजर आएगी या मुद्दा विकास का? देखिए, दरअसल सिस्टम यही बन गया है। अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, कह रहे थे कि हम नई अवधारणा लेके आए, पीडीए, यानी इन्होंने क्या किया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन तीनों को जोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, अब इनके राज में अगर इनका रिजीम आ गया तो अल्पसंख्यकों को पिछड़ों के बराबर अधिकार मिलेगा और दलितों को और अल्पसंख्यकों को दलितों के बराबर का अधिकार मिलेगा। यानी इस देश में जातियों की लड़ाई करा के अखिलेश यादव चाहते हैं कि मुसलमानों को भी दलितों के बराबर का अधिकार दे दें, तो एक तरीके से दलितों के अधिकार को डाइल्यूट कर रही हैं, पिछड़ों के अधिकार को डाइल्यूट कर रही हैं, क्योंकि उनको इक्वलाइज कर रहे हैं। जबकि दिक्कत ये है, जब आरक्षण कॉन्सेप्ट आया था तो ये था कि दलितों को उनका हक नहीं मिला, वो जनरेशन पढ़ लिख नहीं पाई, वो जनरेशन कमा नहीं पाई, अर्न नहीं कर पाई, प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई, उनको एक स्पेशल एडवांटेज दो। वो अल्पसंख्यकों को इसमें बराबरी पे लाके सिर्फ और सिर्फ वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति करके ये इक्वलाइज करके दलितों के और पिछड़ों के अधिकारों को डाइल्यूट करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत खतरनाक बात है जो अभी हमें दिखने में नहीं आई है। आप देखो, ये जाति के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने एक जाति को ही प्रमोट किया। आप आज देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर कितने लंबे लंबे ट्वीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अखिलेश यादव के रिजिम में दलितों को और दलितों को कभी न्याय नहीं मिला, उनको हमेशा दबा के रखा गया, और पिछड़ों की कुछ जातियों को बहुत डोमिनेंस मिली, बाकी सब जातियों को पीछे छोड़ दिया गया।
सवर्णों और अगड़ों पिछड़ों की बात ना करके उन्होंने किन्हीं किन्हीं खास जातियों को डोमिनेट किया, सपोर्ट किया और उनकी जातियों के लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी, उन्हें लाइसेंस मिले, उन्हें पोजीशन मिली। हमें इस सब से बाहर निकलना पड़ेगा। जाति के लिए आरक्षण जो संविधान की व्यवस्था है वो सब है, लेकिन वोट कायदे के कैंडिडेट को मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समाज सेवी है, काबिल है, उसको वोट मिले। जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ का बयान भी यही कहता है कि हमें जातिवाद से उठना चाहिए। अब हमारा आप डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपकी और आपने मेरी जाति तो नहीं पूछी। समाजवादी पार्टी के नेता कौन सी जाति का हमें पता तो नहीं है। अगर वो बात लॉजिकल रख रहे हैं, मैं अच्छी लग रही है। अगर भाजपा के नेता अच्छी बात कर रहे हैं तो हमें उनकी बात लॉजिकल लग रही है। तो हमें गुणों से देखना होगा। देश जाति से नहीं चलेगा, देश गुणों से चलेगा, स्किल से चलेगा, एबिलिटी से चलेगा। जल्दी से जवाब दीजिए, आगे भी पैनलिस्ट है मेरे पास। प्रभु राम के दरबार में अयोध्या फैजाबाद सीट से जो सामान्य वर्ग की थी, वहां से अवधेश प्रसाद जी को आशीर्वाद मिला है प्रभु राम का। सामान्य वर्ग से नहीं आते हैं, ये हक अधिकार दिया है पीडीए के सामने समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी से, जो बड़ी बड़ी लाइन अभी बता रहे थे एक ही जाति के। बताइए ना एसपी कलेक्टर अभी किस जाति के हैं, और 3 साल से 4 साल से बिल्कुल कलेक्टर ऐसे ही राहुल गांधी हैं, कितने आईएएस ब्राह्मण है। अरे खुद एलओपी क्यों ब्राह्मण है भाई, एलओपी क्यों ब्राह्मण है, एलओपी क्यों ब्राह्मण है। आप ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस का विरोध करने के लिए पैदा हुई थी। सुनिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का विरोध करने के लिए, जिसका जन्म ही कांग्रेस का विरोध करने के लिए आया हो, आज ये कांग्रेस की गोद में जा बैठी है। ठीक है सर आगे नहीं सर आ रही हो। चलिए हाजी नाजिम जी, आप तमाम पैनलिस्ट को सुन रहे थे, लेकिन क्या है विपक्ष की राजनीति उत्तर प्रदेश में? क्या जातीय समीकरण अब इर्द गिर्द इसके घूमते नजर आने वाली है? हाँ रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि शायद मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा और मेरी आवाज़ को भी नहीं सुना जाएगा। अब आवाज़ हमारी कौन सुनेगा, किसको हम अपना रहबर समझे? आवाज़ हमारी कौन सुनेगा, किसको हम अपना रहबर समझे? सभी लोगों की आंखों पे बंधी है पट्टी, किसको हम अपने अलम दिखलाएं। और लव कुछ ना कहें तो अच्छा है, अब चुप ही रहें तो अच्छा। अभी यहाँ पे बात यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पर इंसानियत की बात नहीं आ रही थी, यहाँ पे बातें आ रही थी सिर्फ और सिर्फ जाति का कार्ड खेलने वाली। अरे सुन तो लीजिए भाई, आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है जब एक मुस्लिम बोलता है, एक हक की आवाज बोलता है, तो आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ रंजना जी खड़ा है सामने एंकर खड़े, क्या मुस्लिम बोलेगा, रंजना जी, अब फिर मैं हाँ फिर मैं यानी कि हाँ सुन तो लीजिए। देखिए फिर मैं वही कहता हूँ कि हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, और मोदी जी ने जो वैक्सीन लगाया वो भी वैक्सीन कार्ड भी है, लेकिन हमारे पास विक्टिम कार्ड नहीं है। जिस तरीके से मनीष जी ने खेला और आनंद भाई ने पाकिस्तान के रूप में खेला, अभी की डिबेट में पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ, जबकि टॉपिक था यहाँ उत्तर प्रदेश का, योगी जी का। तो पाकिस्तान को क्यों लेकर आते? पाकिस्तान से भी इनको बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है इनको पाकिस्तान से। नहीं की बात करते हैं, जिसने बोला ये पाकिस्तान के जिन्ना ने बोला था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। जिन्ना से भी मोहब्बत है। सर आप सवाल उठाइए, बात करिए, आवाज तो जनता तक जानी चाहिए ना। एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए सर, एक एक बोलिए सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके। आप सभी अपने अपने जगह पे रहिए सर, आऊंगे जल्दी, बात पूरी करिए। रंजना जी देखिए, अभी भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नाम से क्या प्रॉब्लम है 26 भारतीयों को मेरा शहीद कर दिया। क्या बात कर रहे हो आप? अरे पाकिस्तान जो एक दहशतगर्द मुल्क था, उसकी पैरवी आप लोग करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान में नहीं जाते ना। अरे सुन लीजिए, देखिए बात यहाँ पर योगी जी की आ रही है, मैं कहता हूँ अरे योगी जी की बात आ रही है तो मैं कहता हूँ कि योगी जी सूबे के वजीर आला है, हम तो उनका खैर मकदम करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे। इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर हम अपना सीना फाड़ के दिखा दें तो वो मोहब्बत कम हो जाएगी, लेकिन सीने में जो बात है वो खत्म नहीं होगी। भाई देखिए, अब मैं आपको बात बताता हूँ लोनी के क्षेत्र की। यहाँ बड़े जाति कार्ड की बात हो रही थी, और आपको बता दूं मैं मेरठ की भी बात करूंगा, ललिता गौतम की बात करूंगा। विपक्ष की क्या राजनीति उत्तर प्रदेश में? आते हैं ना सर, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, सवाल आप उठाइएगा, वो आप बीजेपी के प्रवक्ता उनसे पूछ लेंगे। हाँ सर, रंजना जी क्या हम अपने बारे में ना बताएं? जरा जो लोग छोटी छोटी बातों पर सर तन से जुदा करने की धमकी देते, वो लिंचिंग की बात करते अच्छे लग रहे हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को? बहुत शांति से आप सभी को सुन रहे थे, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आया, और अब विपक्ष की राजनीति। देखिए, दशक भर में राजनीति का स्वरूप बदला है
और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दोनों दल एक दूसरे को हल्के में लेने की गलती नहीं कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्य महाराज का वर्चस्व और उनकी पराकाष्ठा, दूसरी तरफ 2019 में अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो अखिलेश यादव का कमबैक और जलवा। तो इस बात में भारतीय जनता पार्टी ये गलती नहीं कर रही है अखिलेश यादव को हल्के में लेने की, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है इतिहास में उनका भी जो समीकरण है, जो भविष्य में भी जो चुनावी समीकरण है वो मजबूत है। अब फर्क क्या पड़ता है, जो बयान जो उच्च शीर्ष नेता देते हैं उसका प्रभाव या कुप्रभाव क्या पड़ता है। हम यहाँ मात्र डिबेट करके या एक बयान के किसी भी राजनेता के 10 अर्थ निकाल लेते हैं और वो हम अपने अपने दिमाग से सेट कर लेते हैं। अगर किसी ने जैसे राजनीति की बात करी, एक पक्ष की बात करी, एक धर्म की बात करी, यकीन मानिए इस बात से आज कोई प्रभाव इतना नहीं पड़ने वाला है। आज के दौर में युवा जागरूक हो चुका है और जागरूक होने के नाते वो अपना बुरा भला सब जानता है। यदि आपने आज से दशक या 1.5 दशक भर पहले देखा होगा, एक परिवार के आदमी 4 लोग एक ही पार्टी को वोट डालते थे। बड़े बुजुर्ग ने कहा कि वहां डलेगा, वो गली मोहल्ला एक पार्टी को वोट डालते था। यदि आज आपके परिवार में 4 सदस्य, आपका भाई, पापा, मम्मी, तो आप अक्सर ऐसा होता होगा कि चारों अलग अलग पार्टी को भी वोट डाल के आ सकते हैं। तो ये जितना हल्ला मचाया जाता है उस शीर्ष के चोटी के नेताओं को लेके, नीचे वाली जो सीरीज जो श्रृंखला है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जनता को रुझाने घेरने का प्रयास तो करती है, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चीजें बदल रही हैं और आंतरिक तौर पे दोनों पार्टियां बहुत विशेष तौर पे काम कर रही हैं। और हमने देखा कि जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में लगे हुए हैं, तो चुनौती दोनों दलों के लिए कम नहीं है। इस समय अगर हम समझे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लीन स्वीप है या सपा मिठाई का पीस रख के खा के और अपनी सरकार बना लेगी, कहीं भी संभव नहीं है। क्योंकि जो मिला जुला समीकरण है, अगर दशक भर के परिवेश में आप देखेंगे तो अपनी पूरी सत्ता का हर कोई प्रयोग कर रहा है। क्योंकि जो झटका लोकसभा चुनाव में लगा था उसको लेके वो कोई गलती नहीं करना चाहती। और देश भर में सबसे हॉट अगर राज्य, अगर हॉट सीट है तो वो केवल योगी आदित्यनाथ महाराज की है। यदि यहाँ कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी समीकरण बनते बिगड़ते हैं, तो इससे भाजपा को बड़ा डेंट पड़ सकता है। इसीलिए वो निचले स्तर पे जो काम कर रही है वो प्रशंसनीय है, लेकिन उत्तर आने के बाद ही तय होगा कि आखिर हमें किस दिशा में, पार्टी को किस दिशा में जाना है, वोटरों को वो कैसे लेंगे, कैसे रुझाएंगे और किन मुद्दों पे। लेकिन एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप करा के जो निचली श्रृंखला है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, वो बिल्कुल नहीं चलने वाली। क्योंकि निचली पीढ़ी ने अपने मन को बना रखा है। वो मन कैसे बना रखा है, जो समीकरण, जो हालात, जो परिस्थितियां जो उनके पक्ष में होगा वो उसी तरीके से, उसी तर्ज पे आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लोगों की मौजूदगी भी है, उनसे भी बात करते हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ? विकास के मद्देनजर आप कहाँ देखते हैं? देखिए मैडम, अगर विकास नहीं होती तो दोबारा सरकार नहीं आता। हमारे आदर्श में हमें लग रहा है कि पहली बार योगी आदित्यनाथ जी का दोबारा सरकार आया। किसी पार्टी का, किसी सरकार का, किसी मुख्यमंत्री का देखे तो कंटिन्यू दोबारा सरकार में आई है। और रही बात जाति और धर्म से जनता ऊपर उठ करके आजकल वोट कर रहा है। अगर जाति धर्म के उठकर अगर वोट नहीं किया होता तो बिहार में 5वीं बार सरकार एनडीए का नहीं बनता। अगर जाति धर्म से उठ करके अगर जनता वोट नहीं करता तो यूपी में योगी जी का दोबारा सरकार नहीं आता। अगर जाति धर्म से उठकर जनता अगर वोट नहीं करता तो गुजरात में बीजेपी की सरकार नहीं आती। तो ये विपक्ष वालों कुछ भी कर ले। और रही बात, विपक्ष को ना तो हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है। अभी मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के नेता से कि यूपी में 10 से 22% मुस्लिम है और 9 से 14% यादव वोटर है। तो भाई कहाँ गया आपका यादव वोटर और कहाँ गया आपका मुस्लिम वोटर? अगर आप इतने ही तैसी है मुस्लिम का और यादव का, MY समीकरण आपका कहाँ गया दूसरी बार से? तो ये खाली लोगों को ठगते हैं, किसी का कुछ है नहीं, ठीक है ना। दूसरा, अगर इन्होंने मुस्लिम से अगर ज़्यादा मोहब्बत है मतलब विपक्ष वालों का, तो आप एक घोषणा कर दीजिए कि अब की बार जो भी सरकार हमारी बनेगी हम मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे। आपकी क्या राय है? मैम, उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर अगर आप बात करेंगे तो आप नोएडा और NCR के एरिया को छोड़ के बुलंदशहर डिवाई की तरफ जाइए, अलीगढ़ क्रॉस करिए, हाथरस जाइए, जातिवाद है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। हाँ। भाई साहब ने बोला कि जातिवाद हिंदुस्तान से खत्म नहीं हो सकता। जब भाई मेरी बात सुनो, लेकिन क्या है, जो चुनाव हो रहा है वो जातिवाद से ऊपर के उठ के हो रहा है। ठीक है, आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है? मैडम, अगर उत्तर प्रदेश का विकास आपको देखना है ना
तो यहाँ से निकल के आप देहात की तरफ जाइए, जहाँ कभी रोड भी नहीं थे ना, वहाँ प्रॉपर रोड 4 लेन बने हुए हैं। और ये जल से नल की बात कर रहे हैं ना, वहाँ गांव में शुद्ध पानी है आज के टाइम में भी। आप साधन से लेके संसाधन तक कहीं पे भी जाओगे, पूरे क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में आपको ये चीज़ का दिखेगा कि हाँ यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। आप प्रशासन में चले जाओ, थाने में चले जाओ, वहाँ लोगों की सुनी जा रही है। ऐसा नहीं कि लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। आज के टाइम में लोगों को एम्पावर इसी चीज़ मतलब आपको उत्तर प्रदेश में सरकार ने जो विकास का काम अभी तक किया उस पर भरोसा है। अनंत जी, आपके पास आते हुए विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है सर, विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है आखिर विकास मॉडल पर, जो उत्तर प्रदेश में विकास मॉडल लेकर सरकार चल रही है उस पर यकीन क्यों नहीं होता? क्या जवाब देंगे आप इसका? देखिए, विपक्ष विकास पे बात नहीं कर रहा है, विपक्ष जात पे बात कर रहा है, विपक्ष धर्म पे बात कर रहा है। अभी हमारे भाई ने बताया माई समीकरण, इस भारतीय जनता पार्टी ने माई समीकरण को बदलने का काम किया। माई मतलब हमने बदला महिला और युवा। अभी सपा कमेटी 2-3 बातें कही, माननीय राजनाथ जी की बातें कही। 2020 में इसी उत्तर प्रदेश में माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे। ये जो नकल की बात कर रहे हैं, नकल विरोधी अधिनियम लेकर आते हैं और उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव धरना पर बैठ जाते हैं कि बच्चों के खिलाफ ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद उस अधिनियम को बदल दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। अब इन्होंने अयोध्या की बात करी, अवधेश जी की बात करी। अरे आज आप प्रभु श्री राम कह रहे, उसी प्रभु श्री राम को गाली देने का काम करते थे। यदि अयोध्या में प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं हराए होते तो आप प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेते। ठीक है सर, अब मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। आपने जो पहले, एक मिनट सर, आपने सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, एक एक करके। आपने राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम किया, इससे बड़ा क्या अन्याय हो सकता है? 200 लोगों पर राम गोपाल जी ने कहा कि जो लोग चढ़ तो गए थे उतर नहीं पाए, तो इनडायरेक्ट में गाली। आप अपनी सीट पे जाइए, मैं आऊंगी सर आपके पास। दूसरी बात, आपने विकास की बातें कही। पूरी देश नहीं दुनिया में उत्तर प्रदेश एक मॉडल बनाए रंजना जी। उत्तर प्रदेश एक विकास के मामले में, विकास और विश्वास, इस 2 मॉडल पे उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों से हमारी सरकार है इस राज्य में। और तमाम लोगों को इसी नोएडा में 6 बजे के बाद बहन बेटियां निकलती नहीं थी। आज जैसे बहन जी ने बताया, एक उदाहरण बताया, लेकिन सपा को उस उदाहरण पे नहीं जाना है। सपा को जात और धर्म की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। ये सारे राजनीतिकरण ऐसे करने वालों को योगी जी ने एक पाठ पढ़ाने का काम किया है। अगर राजनीति करनी है तो विकास और विश्वास की राजनीति करिए। उसी के तहत हम चुनाव में भी जा रहे हैं और 27 का चुनाव सपा को 27 पे बुक करेगी इस प्रदेश की जनता। ठीक है, ये क्या पीडीए को ही हथियार मान के आप आगे चल रहे हैं? और क्या है विपक्ष की राजनीति? कांग्रेस के साथ किस तरह से 2027 में आपके चुनाव लड़ने की क्या तैयारी, क्या स्ट्रैटेजी, इस पर बात करते हैं आप। देखिए, चुनाव विषय क्या होता है? जब सत्ता सरकार में आएगी तो जिम्मेदारी हमारी सब नागरिक के प्रति है। जिसका शोषण जाति के आधार पे हो रहा है, हमारा पीडीए वो है जो सबको समान अधिकार देना चाहता है, जो टैलेंट की ये बात करते हैं उस टैलेंट को आगे लाने की बात करता है। जब अवसर मिलेगा तब प्रतिभा अपना बात दिखा पाएगी। बुलाइए ना भाजपा प्रवक्ता को। नहीं सर, आगे ये बताइए अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। और जो विकास मॉडल पर आप सवाल उठाते बार बार, नहीं सर आ रही हूँ सर, इसके बाद तो उस पर क्या आपका जवाब है? किस पे? जो आप बार बार विकास मॉडल पर बात उठा रहे हैं कि बीजेपी के विकास मॉडल पर सवाल, इसका जिक्र अभी हम भी करते नजर आ रहे थे, तो क्या स्ट्रैटेजी है विपक्ष की? पीछे नोएडा मेट्रो है, 1 इंच आगे बढ़ा पाई है 17 के बाद, जहां छोड़ी थी वहीं है। बिजली उत्पादन में जहां हमने आखिरी बार बिजली बना करके दी, उस उत्पादन के लिए अलग केंद्र नहीं बना पाए। बिजली सर यहाँ जो जनता यहाँ पर है और जो जनता, नहीं सुनिए ना सर, मैं तो पूछूंगी ना, काउंटर तो करूंगी ना सर, आप दीजिएगा, लेकिन जो जनता विकास पर भरोसा कर रही है उसका फिर क्या? हमने जो बेहतरीन पुलिस हेडक्वार्टर दे दिया, उसका पूर्णकालिक डीजीपी 3 साल 4 साल से नहीं दे पाए, और पुलिस प्रशासन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति जिसे लेकर इतनी बहस हो रही है, लेकिन बीजेपी की जो तैयारियां बूथ लेवल पर देख रहे हैं, जमीनी स्तर पे जो कर रही है, और समाजवादी पार्टी या अदर हम विपक्षी दल की बात करें, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, बात जिस तरह से तैयारी कर रही है, देखिए मैं कहती हूँ आगामी चुनाव जनता के ऊपर, विकास के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर छोड़ना चाहिए। पार्टियों को चाहिए कि आप जाति को न देखते हुए जो एक सक्षम और काबिल है पद के लिए, जो प्रगति के लिए, सुरक्षा के लिए जो काबिल है, उसको आप टिकट चुनाव वोट दें। ना कि आप एक ब्रीफकेस सिस्टम पे है जो पहले भी बदनाम रहा है कि पैसे दे के वोट मिलता है या फिर जाति के हिसाब से मिलता है। मैं कहती हूँ अभी सभी दलों को इससे ऊपर उठना चाहिए। आप देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर व्यक्ति पहले जाति को देखता है, जाति के हिसाब से बाद में धीरे धीरे खुलती है, जी फला व्यक्ति ने तो इतना पैसा दिया था वोट टिकट लेने के लिए। तो जब वो पैसे दे
लेके जो टिकट सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए, और उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो टिकट होनी चाहिए वो पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। जिस कैंडिडेट को मिले उसका बायोडाटा देख के होनी चाहिए। जिसका बीजेपी हमेशा कहती है जी भाई भतीजावाद वाले, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा है, वो सिस्टम पे काम करना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, इनके यहाँ पे बहुत सारे अगर नाम निकलेंगे बहुत है। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं कहती हूँ अगला चुनाव महिला सुरक्षा के ऊपर देख के होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा इशू हुआ करता था पहले, महिला सुरक्षा। आज के टाइम में काफ़ी कम हुआ है, लेकिन ख़त्म अभी भी नहीं हुआ है, जिस पर मैं सालों से बहस करूँ ऐसा नहीं। लेकिन मुझे दो चीज़ें देखने को मिली इसमें। मैंने उन्नाव के सेंगर साहब पे भी डिबेट करी थी और उनका अंजाम भी देखा था, और उससे पहले दूसरे मसलों पे भी करी थी। कुल मिला के ये देखा जाए कि बाद में जब पब्लिक का जोर हुआ, अगर आप व्यक्ति विशेष को देख के अगर उसको नहीं भेजते हैं और पब्लिक पॉलिटिकल प्रेशर लगा, दिक्कत हुई, तब आपने बीजेपी ने भेजा। तो इस तरह के एग्जाम्पल सेट नहीं करने चाहिए कि भाई आपको उसके अपराधी को अपराध की नज़र से देख के उसको जेल भेजना चाहिए दर्द से। सर आ रही हूँ, एक मिनट। हाजी नाजिम जी मुझे ये बताइए, नहीं आपको बहुत वक्त दिया है, आ रही हूँ सर आपके पास। हाजी नाजिम जी मुझे ये, नहीं सर प्लीज प्लीज, समय की कमी है, आराम से। मुझे ये बताइए कि योगी सरकार के विकास मॉडल पर आखिर विपक्ष क्यों नहीं यकीन करता है, क्या इसके पीछे की वजह मान रहे हैं? हाँ देखिए रंजना जी, अभी आपने योगी जी की बात करी। देखिए मुझे तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि योगी जी एक संत हैं। और रही बात यह है कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके की अप्रिय घटना घट रही है, जब नाजिम खान अगर बोलता है उन घटना को तो सीधा कह देते हैं मुस्लिम कार्ड खेलने की बात कर रहे हैं। भाई बेटी हिंदू की हो या बेटी मुसलमान की, हाजी नाजिम खान पीस पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है उस आवाज को बुलंदी के साथ उठाने की। लेकिन यहाँ पर बात इन्होंने प्रभु श्री राम जी की बात करी थी, लेकिन चंदा चोरी की बात नहीं करी इन्होंने। क्यों नहीं करी भाई? नहीं क्यों नहीं करी? अरे सुन लीजिए, मेरे मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने दिया है, मेरे मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने दिया है, गूगल पे देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए गूगल के अंदर। और रही बात ये मेरे हिंदू भाइयों की आस्था, और हिंदू भाइयों की आस्था हिंदू भाइयों की सर्वोपरि है। और देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है जाति समीकरण से अलग हटकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होना चाहिए, युवाओं को रोजगार को लेकर होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास कैसे हो उसमें होना चाहिए। लेकिन अगर जाति समीकरण पे होगा तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जाति समीकरण वाली वही बात है जिस तरीके से सच्चर कमेटी के अंदर, सच्चर कमेटी में ये। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जो 2027 का चुनाव है उसका नैरेटिव क्या होने वाला है? विकास, जाति, क्या देखते, रोजगार? देखिए नैरेटिव 100% विकास ही होगा। मुझे दुख है ये कहते हुए कि समाजवादी पार्टी ने एक उद्योग बड़ी मेहनत से खड़ा किया था, उसका नाम था अपहरण उद्योग, वो उद्योग योगी जी ने उड़ा दिया। वक्त की कमी, बोलने दीजिए सर। तो बात ये है कितने मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, कितने आईआईटी खुलेंगे, कितने। सर आप भी तो अपनी जगह छोड़कर आए ना, फिर अब एक टाइम वक्त की कमी। सर आ रही हूँ, तो मेरे कहने का वक्त की मतलब कमी। मैं विकास के पैरामीटर कितने कहा, जहाँ तक बिजली भेजी, बिजली का डेवलपमेंट क्या हुआ, सड़क कितने बने, कॉलेज कितने बने, मेडिकल कॉलेज कितने बने, विकास पर जनता यकीन करेगी।